Okay, students. So let's move on to the next topic, which is mutual inductance. Okay. So let's understand what is mutual induction. Previous lecture, I hope आपको अच्छा लगा हो. It was related to self induction and self inductance. So अगर वो topic clear है, तो definitely I can tell you ये topic को ज़्यादा time नहीं लगेगा. It is quite easy. Okay. Self induction में क्या था? We require one coil. Okay. एंड उसमें करंट चेंज होना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड ईएमएफ इंड्यूस होगा वही कॉइल में. ओके, सेम कॉइल. सो दैट वाज सेल्फ इंडक्शन. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमको दो कॉइल चाहिए. डायग्राम में भी दिख रहा है आपको. ओके, सो अभी एक कॉइल में करंट को चेंज करो तो ईएमएफ दूसरे कॉइल में इंड्यूस होगा एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन. यू कैन सी the phenomenon of production of induced EMF in one coil due to change in another coil, neighboring coil, is called mutual induction. I hope the definition is quite easy. ठीक है? Now diagram में आ जाओ. This first coil जिसको मैंने रियोस्टैट बैटरी सेल की के साथ कनेक्ट किया उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं. ओके, फिलहाल तो मैंने की इंसर्ट नहीं किया है तो ये एरो तो इग्नोर करो. ठीक है, अब समझ लो मैंने जैसे की इंसर्ट किया देन दिस करंट विल फ्लो. दूसरा जो कॉइल है उसके बाजू में नेबरिंग रीजन में इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं. ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. तो पता चलेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ या नहीं. नाउ व्हाट इज डन इनिशियली, करंट तो है नहीं स्टार्टिंग में, सो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो. No current, no magnetic field. Now what I do? I will insert the key. So current flow होगा. ठीक है, like this arrow दिखाया है positive to negative. So because of that यहाँ पर ये coil के surrounding region में क्या होगा, magnetic field create होगा and surrounding region में ये secondary coil present है. So वहां पर magnetic flux change होगा. Correct or not? So इधर का जो magnetic flux है secondary coil का उसको मैं phi2 से डिनोट कर रहा हूं. ओके, वो चेंज हुआ. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज यहां पर करंट इंक्रीज हुआ. पहले करंट था ही नहीं एंड नाउ करंट गॉट इंक्रीज. सो कहीं ना कहीं इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी का वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करता है. एक और तरीके से समझ लो रियोस्टैट को मैंने स्लाइड किया. उसमें एक स्लाइडर होता है. रियोस्टैट का यूज तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो. सो मैंने रियोस्टैट का स्लाइडर स्लाइड किया एंड आई हैव डिक्रीज द रेजिस्टेंस, दैट इज इंक्रीज द करंट. तो यहां पर करंट बढ़ाने से यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा. यस, बिकॉज ये उसके नेबरिंग रीजन में है, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा. सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का phi2, इट इज डिपेंड ऑन द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल के करंट को हम I1 से डिनोट करते हैं. नाउ यू नो प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल टू किया तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा. वही कांस्टेंट क्या है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या मिलता है, phi2 डिवाइडेड बाय I1. बट दिस अब ईएमएफ का फॉर्मूला फाइंड करते हैं. यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होने ही वाला है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको. So EMF formula you know it is minus d phi by dt. EMF कौन से कॉइल में इंड्यूस होने वाला है, सेकेंडरी. तो यहाँ पर E2 लिखा. ओके, फ्लक्स भी सेकेंडरी का phi2 लिखा. नेक्स्ट माइनस d by dt. phi2 ये फॉर्मूला पुट कर देंगे m I1. ठीक है, सो m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. देन वी विल गेट d I1 by dt which is equal to E2. तो इसमें से m का एक और फॉर्मूला मिल गया. देखो E2 डिवाइडेड बाय d I1 by dt. और नेगेटिव साइन का तो आपको लॉजिक पता ही है, बाय लेंजेस लॉ. ओके, वो तो डायरेक्शन के लिए होता है. सो इसको मैंने मॉड में डाल दिया. सो दैट इज हाउ मुझे ये मैग्नीट्यूड देगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का. सो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो डेफिनेशन मिलते हैं. एक तो ये फॉर्मूला से बनाओ डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशियो. किसका रेशियो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, टू
the current in the primary coil. समझ में आया? It is the ratio of magnetic flux in the secondary coil to the current in the primary coil. दूसरा definition ये formula में से बना. This is the EMF induced in the secondary coil, and this term di by dt को क्या बोलते हैं? Rate of change of current. Correct? So EMF induced in the secondary coil, rate of change of current in the primary coil. एक और बार, it is the ratio of EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. I hope you got this concept of mutual inductance. Now there's one more part. अब यहाँ पर करंट आ गया है, तो इधर करंट आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसके सराउंडिंग रीजन में. तो इसके सराउंडिंग रीजन में अभी प्राइमरी प्रेजेंट है. आर यू गेटिंग और नॉट? तो रिवर्स प्रोसेस काम करेगा. इस बार यहाँ के करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ व्हाट आई डू, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी का हम किससे डिनोट करेंगे? 1 से. ठीक है. एंड इधर का करंट 2 से. सो कहीं ना कहीं इसके करंट से इसका फ्लक्स डिपेंडेंट है. सो फ्लक्स इन प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी. सो कुछ नहीं, सिर्फ टर्म्स चेंज होने वाले हैं. phi 1 2, ओके, एंड दैट इज हाउ इधर phi 1 इधर 2 आएगा. ओके, अकॉर्डिंगली सब चेंज होगा. फिर EMF इसमें इंड्यूस होगा E1 ड्यू टू फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी. ठीक है. फिर इधर M I2, दैट इज हाउ I2 E1 and then I2. So 1 and 2 just interchange हो गया. Got this? So both things are happening simultaneously. Try to understand. So M का ना दो फॉर्मूला बन सकता है. ओके, एक तो ये, और इसके पहले हमने लिखा था phi 2 upon I1. This is also correct. सेकेंडरी में भी हो रहा है, प्राइमरी में भी हो रहा है. सेम वे E2 di1 by dt. ठीक है. सो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट. वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू. अब प्राइमरी कॉइल में क्या सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है? द आंसर इज यस. एक सिंगल कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस तो होता ही रहता है. ठीक है. अभी ये नेबरिंग कॉइल में सेकेंडरी है, बट फॉर टाइम बिंग समझो कि ये कॉइल इग्नोर करो आप. ठीक है. तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर एक ही कॉइल में जब करंट इंक्रीज होता है, रियोस्टैट से इंक्रीज किया, तो सेम कॉइल में इंडक्टेंस होने वाला है, सेल्फ इंडक्टेंस. सो कहीं ना कहीं जब दोनों कॉइल प्रेजेंट है, करेक्ट, तो इसकी वजह से यहाँ पर तो डेफिनेटली EMF इंड्यूस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, साइमल्टेनियसली इधर भी सेल्फ इंडक्टेंस होता रहता है. So conclusion is what? Mutual inductance and self inductance parallelly चलता रहता है. Okay, got this? So that is the concept of self inductance and mutual inductance together. Okay, so हमारा next part है coefficient of coupling. Same diagram. Whenever we were studying mutual inductance, हम ये assume कर रहे थे कि यहाँ का जो flux है neighboring area में, वो completely secondary में पहुंच रहा है. It is getting linked 100% to the neighboring coil, but actually ऐसा नहीं होता है. Okay, actually 100% linkage is not possible. Now what do I mean by that? समझ लो magnetic flux, ठीक है, इस प्राइमरी के neighboring region में 10 वेबर जितना क्रिएट हुआ है. फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर. ओके, सो 10 वेबर जितना क्रिएट हुआ है. अब यहाँ पर थोड़ा गैप तो रहेगा. ओके, and due to some other reasons, air, medium, वो सब की वजह से क्या होगा? Completely 10 वेबर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंचेगा. But this might be there's some loss. Okay, 8 वेबर पहुंच सकता है, 7 वेबर पहुंच सकता है. Are you getting that or not? So that is what is the coefficient of coupling, which is denoted by K. Okay, so 10 वेबर was created और पहुंचा कितना? Let's say 8 वेबर. So what I can say, यहाँ पर 80% पहुंचा है. I hope you understand this calculation. Okay, 80%. So coefficient of coupling का value क्या है? 0.8. 80 divided by 100, that will give you 0.8. Okay, so in this formula जो हम initially पढ़े, उधर actually हमने 100% coupling assume किया. K का value हमने 1 assume किया है.
Got this? So actually it may not be 100%. So what I have to do, मुझे ये सब formulas में k include करना पड़ेगा, जिसका value 1 से कम भी हो सकता है. Here also I will include k. Got this? So अभी आपको ये definition अच्छे से समझेगा. You can observe it is the measure of portion of flux that reaches coil 2 present in the vicinity of coil 1. कि कितना portion flux का दूसरे coil तक पहुंचा है. Okay, so that is how I hope you got an idea about self coupling, sorry coefficient of coupling. ठीक है, अब हमको है ना ये फॉर्मूला डिराइव करने का है. कैपिटल M is equal to K root of L1 L2. So याद करो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. Okay, we have written phi 1, okay, was directly proportional to I1. ठीक है, then ये सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक है, so यहाँ पर L आएगा. Got this? So this is how we had written for the first coil. यहाँ पर समझ लो L1 आ गया. Same way I can write phi 2 is equal to L2 into I2 for the second coil, self inductance in the second coil. So इसमें से L1 L2 का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, चेक करो. L1 can be written as phi 1 upon I1. L2 can be written as phi 2 upon I2. I hope it is simple. And if there are lot many terms, तो आपको पता है इधर n पुट कर देंगे, इधर भी n पुट करना है. Okay, so terms आ जाएगा. Got this? Fine. Let's proceed. Now what I am doing, I am multiplying these two terms. ये दोनों को multiply कर देंगे. This is equation 1 and this is equation 2. So when I multiply 1 and 2, I will get m square. I hope you agree with that. K into k, you will get k square. Then phi 1 upon I2 into phi 2 upon I1. Got this? अब यहाँ पर देखो, इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ. K square phi 1 upon I1, phi 2 upon I2, and here I have m square. अब आप समझ जाओ, ये फॉर्मूला L1 का बन गया है, ये फॉर्मूला L2 का बन गया. So that is how m square is equal to k square into I1, sorry not I1, it is L1 into L2. Square root ले लो. So that is how you will get m is equal to k under root L1 L2. I hope you got the final answer. ठीक है, अब ये coefficient coupling का use क्या है? See, when two coils are kept very close to each other, हमारा aim तो यही रहता है कि 100% linkage हो. We want that total amount of flux is passed from one coil to another coil. ठीक है, वोल्टेज हो, करंट हो, वी वांट एवरीथिंग टू बी लिंक्ड 100%. सो 100% लिंकेज ही चाहिए, सो दैट लॉसेस ना हो. सो ऐसा हमको कब चाहिए? वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर. उसमें हमको 100% लिंकेज चाहिए. सो दैट इज वेयर दिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग नीड्स टू बी 100%. दैट इज शुड बी इक्वल टू 1. सो ये अचीव कैसे होता है? This is achieved by taking an iron core. Okay, iron core is taken rectangular, and एक ही आयन कोर में एक साइड प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट कर दो एंड दूसरे साइड सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट कर दो. सेम आयन कोर. अगर प्राइमरी के लिए अलग आयन कोर लोगे, सेकेंडरी के लिए अलग लोगे, तो k का वैल्यू 1 नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, which will be transformer, and that topic would be the last topic of this chapter, and we would be ending the theory part of this chapter. So ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक स्टडी करेंगे. यू कैन ऑब्जर्व, एज आई टोल्ड यू, एक कॉमन आयन कोर होना चाहिए. एक साइड प्राइमरी कॉइल, ओके, विद सम नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे साइड सेकेंडरी कॉइल अगेन विद सम नंबर ऑफ टर्न्स. इन दिस केस प्राइमरी में टर्न्स मैंने कम दिखाया है, सेकेंडरी में ज्यादा दिखाया है. तो ये कहीं ना कहीं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होने वाला है. आपको ये सब समझेगा क्या है. अब ये ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिकल सिंबल ऐसा ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस डिनोट्स प्राइमरी कॉइल, this will be denoted two parallel lines for iron core, and this is for secondary coil. ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम. ओके, सिंबल फॉर ट्रांसफॉर्मर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसफॉर्मर यूज क्यों होता है.
ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज होता है। ओके, लाइक जहां पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उधर का वोल्टेज कुछ अलग रहेगा, इट विल बी टू हाई। वो सेम वोल्टेज आपके घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ओके, इट इज टू हाई, समटाइम्स इट इज इन किलो वोल्ट्स, इट्स अ टू हाई वोल्टेज। जबकि हमारे घर पे वोल्टेज हमको 220 लगता है, सिर्फ वोल्ट लगता है, किलो वोल्ट नहीं लगता हमको, ओनली 220 वोल्ट। सो कहीं ना कहीं वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा हमारे घर से पहले, करेक्ट है ना? सो वही काम ये ट्रांसफॉर्मर करता है, नो डाउट। सिर्फ स्टेप डाउन नहीं करता, स्टेप डाउन मतलब क्या, वोल्टेज को डिक्रीज करना। एट द सेम टाइम वो लाइक स्टेप अप के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। कभी समझ लो स्टेप डाउन कर लिया, घर तक पहुंचा दिया 220 वोल्ट, अब बिल्डिंग के आगे एक इंडस्ट्री है, ओके, सो फिर से वही कनेक्शन इंडस्ट्री को देने का है। अब इंडस्ट्री को देना है तो 220 वोल्ट उसको कम पड़ेगा इंडस्ट्री को, सो इन दैट केस वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के बाद एक और ट्रांसफॉर्मर लगा दो जहां पर स्टेप अप कर दो, वोल्टेज बढ़ा दो, फिर इंडस्ट्री को पास कर दो। सो दैट इज हाउ ट्रांसफॉर्मर्स आर सेट अप at various places to step up the voltage, that is increase the voltage, or to decrease the voltage, step down। समझ में आया? अब try to understand कि ये फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। Whatever current is linked with primary, वही करंट सेकेंडरी में भी लिंक होगा, बिकॉज आयन कोर सेम है, करेक्ट और नॉट? सो ये जो कनेक्शन रहता है वो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को लगा देते हैं जहां पर एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ओके, जनरेटर को लगा दो, एसी जनरेटर को, सो वो कंटिन्यूअसली एसी वोल्टेज जनरेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली एसी करंट इधर लिंक हो जाएगा एंड दैट करंट विल गेट लिंक्ड टू दिस पार्ट आल्सो एंड एसी वोल्टेज विल गेट लिंक्ड टू द सेकेंडरी पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ना फ्लक्स का भी तो कॉन्सेप्ट है इसमें। सो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, लेट अस डिनोट दैट फ्लक्स बाय फाई, ठीक है? अब वो है ना, सब टर्न्स पे डिपेंड करेगा। देखो इधर के टर्न्स अलग है, इधर के टर्न्स अलग है। सो NS इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, ठीक है? NP5 is the flux linked with the primary. It depends on the turns. Got this? Now what we are going to do, EMF का फॉर्मूला हमको पता है, EMF is equal to minus d5 by dt, और अगर टर्न्स है तो यहाँ पर n लिखना पड़ता है, ठीक है? सो अगर हम लोग प्राइमरी का EMF फाइंड कर रहे तो यहाँ पर EP लिख दो, सो दैट इज हाउ NP, ठीक है? सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी का EMF फाइंड कर रहे हो तो माइनस NS d5 by dt। गॉट दिस? अब ये दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। ये डिवाइड कर दिया, नेगेटिव साइन गॉन, फ्लक्स तो सेम है, वो तो टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो टर्म्स है। सो दैट इज हाउ वी गॉट फॉर्मूला एज EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक के सम्स बहुत इजी है, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से क्या समझा कि EMF जो है दैट इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जितना टर्न्स एक्स्ट्रा होगा उतना ज्यादा EMF आएगा, अंडरस्टूड? सो राइट नाउ इधर टर्न्स कम है, सो हियर द EMF वैल्यू इज लेस एंड हियर द EMF वैल्यू इज मोर। सो ऐसा समझो कि यहाँ 220 वोल्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर उससे ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग ऑन? सो ये ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप अप वाला ट्रांसफॉर्मर है, लोअर EMF वैल्यू को हायर में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप खुद ही समझ जाओ, आपको अगर स्टेप डाउन करना था तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा टर्न्स लेते, सो यहाँ ज्यादा वोल्टेज होगा एंड यहाँ पर टर्न्स डिक्रीज कर देते, सो लेस वोल्टेज इज जनरेटेड। आई होप यू गॉट दिस। सो ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझो, ओके? वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और पार्ट है इसमें, अगर ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है whatever input power we give, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट, ओके? नो लॉसेस। ये आपको हीट रिलेटेड बहुत अच्छे से समझेगा। लेट्स से आई हैव गिवन सम हीट टू एनी ऑब्जेक्ट, तो
100% हीट वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है या नहीं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि सराउंडिंग में थोड़ा बहुत तो हीट लॉस्ट हो ही जाता है. सेम वे whatever input power that I am giving, it is not necessary कि 100% आउटपुट भी मिले. Okay, some losses are always there, but what we are considering ideal transformer. Ideal मतलब no loss at all. So जितना input power होगा that will be equal to output power. ठीक है. अब पावर का फॉर्मूला तो आपको पता है, वोल्टेज इनटू करंट. ठीक है. सो इनपुट मतलब ये साइड, यहां से इनपुट दोगे ना, तो यहां पर प्राइमरी आएगा, इधर भी प्राइमरी आएगा. आउटपुट मतलब ये साइड, सो दैट इज सेकेंडरी. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट EP upon ES is equal to IS upon IP. Okay, so from this what you understand कि voltage और current inversely proportional मिला. Okay, EMF induced in primary is inversely proportional to current induced in primary. Okay, so these are the two formulas related to transformer, and that is how we complete the topic of transformer, and all theory parts of this 12th chapter is done. Thank you.